आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 के बारे में, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, उनका मतलब क्या है। इस भाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस में, पीसीएस एग्जाम में, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहला आर्टिकल है, उसकी बात करते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, इनके मीनिंग क्या होंगे, शब्दों के मतलब क्या होंगे। सबसे पहले बात करेंगे और वो है अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 बातें दी गई हैं और इन तीनों के बारे में समझेंगे क्या है। अनुच्छेद 1, सबसे पहले यहां पे दिया गया है नाम, यानी देश का नाम क्या होगा, हमारी कंट्री का नाम क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। जब संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी तो नाम को लेकर एक मत नहीं था, 2 ग्रुप में बटा हुआ था पूरा संविधान सभा। कुछ लोग मानने वाले थे कि देश का नाम ट्रेडिशनल रखा जाए, यानी भारत ही रखा जाए संविधान में, और कुछ लोगों का मानना था कि भारत नहीं इंडिया रखा जाए। और बाद में इस बात पे सहमति हुई कि दोनों ही नाम रखे जाते हैं, और इसीलिए जब आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा इंडिया दैट इज भारत। तो नाम अगर पूछ लिया जाए तो दोनों नाम दिए गए हैं। क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत। इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नाम, अपने देश का नाम क्या है। ऑप्शन रहेंगे, भारत है, इंडिया है, भारत और इंडिया दोनों है, तो आपका आंसर क्या आएगा? भारत और इंडिया दोनों। दूसरी बात क्या दी गई है इसमें कि हमारी राज्य व्यवस्था का प्रकार कैसा होगा, राज्य व्यवस्था किस तरह की होगी। तो राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो यहां एक शब्द यूज किया गया, इंडिया दैट इज भारत। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो इसका मतलब समझेंगे राज्यों का संघ क्या है। राज्य व्यवस्था के प्रकार में क्या दिया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। कई बार इस संघ को देवनागरिक लिपि में लिख दिया जाता है, संघ ना लिख के यूनियन लिख दिया जाता है, तो इसको हिंदी में भी आप याद रखेंगे, संघ या यूनियन। अब इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब बताएं और खुद बताएं अंबेडकर जी ने कि राज्यों के यूनियन का मीनिंग क्या है। जब बहस हो रही थी संविधान सभा में तो यूनियन का मतलब बताया कि राज्यों के संघ का मतलब क्या है। सबसे पहला कि जो राज्य हैं, हमारे जितने भी राज्य है, राज्य मतलब स्टेट, जो 28 स्टेट है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनको सबकी बात कर रहे हैं। तो राज्य का मतलब, राज्य जो है वो देश से बाहर नहीं हो सकते, यानी कोई भी राज्य ये डिमांड नहीं कर सकता, ये मांग नहीं कर सकता है कि मुझे भारत में नहीं रहना है, मुझे अलग देश बनाना है। तो पहला कंडीशन क्या है? राज्यों के संघ का मतलब है राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, देश से अलग होने का अधिकार नहीं, देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा इसका मतलब जो अंबेडकर जी ने बताया, इसका मतलब क्या है कि राज्य किसी समझौते से नहीं बना, यानी हमारा देश है वो राज्यों के साथ किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना। ऐसा क्यों कहा गया? उन्होंने रेफरेंस रखा यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। जब हम अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो वहां 50 राज्यों ने मिलकर एक देश का निर्माण किया। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में ऐसा नहीं कि राज्य पहले हैं, देश पहले है, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पूरा देश एक ही है। सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासन को सही से चलाने के लिए यह डिवीजन किया गया, अलग अलग राज्य बनाए गए हैं। तो दूसरा क्या है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी देश किसी समझौते के तहत नहीं बनाया गया है, समझौते का परिणाम नहीं। और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको याद रख लेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। अगर हम यूएसए की बात करें, कई बार क्वेश्चन कंपेयर करके आपसे पूछेगा, तो यूएसए के संविधान को कहा जाता है फेडरेशन, हमारे वाले को क्या कहा है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? अखंड भारत और अखंड राज्य, यानी ना ही राज्य अलग हो सकते हैं, ना ही देश अलग हो सकता है। जब हम यूएसए की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? राज्य देश से अलग हो सकते हैं और उसका नाम है फेडरेशन। क्लियर है? दूसरी बात क्या लिखी गई संविधान के अनुच्छेद 1 में, और यहां बात की गई है कि यहां राज्य किसको मानेंगे। जब भी मैं राज्य की बात करूं तो सिर्फ स्टेट नहीं समझना है, राज्य में क्या क्या इंक्लूड, तीसरे पहरे में भी बताया जाएगा कि किसको राज्य कहा जाएगा।
तो जो भी राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनको कहां लिखा जाएगा, तो वो बताया गया दूसरे पैरा में कि इसको संविधान की पहली अनुसूची में लिखा जाएगा। जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे, तब इनकी बात करेंगे। तो एक लिस्ट दे दी गई, आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य हमारे देश के हैं, उनके क्या क्या क्षेत्रफल है। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है, एक पेज है संविधान में जहां पे लिख दिया गया है। तो ये दूसरी लाइन लिखी गई है कि संविधान की पहली अनुसूची में जो लिखे होंगे उन्हीं को राज्य माना जाएगा। पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में इनका जिक्र किया जाएगा राज्यों का। और इसी की तीसरी बात जो कही गई है, जो तीसरा क्लोज है आर्टिकल 1 का, इसमें क्या बताया गया कि राज्य में क्या क्या शामिल होंगे, यानी कौन कौन सी टेरिटरी है जो देश की मानी जाएगी। तो टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा, एक होगा राज्य यानी कि स्टेट, जो कि हमारे देश में अगर अभी की बात करेंगे तो 28 राज्य हैं। दूसरा टेरिटरी में क्या शामिल होगा, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, जिनको संघ शासित प्रदेश भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये भी इसमें राज्य में इंक्लूड होगा, इसके क्षेत्र में इंक्लूड होगा। और तीसरी एक कैटेगरी और है जहां से क्वेश्चन गलत करवाने का प्रयास किया जाता है किसी भी एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना कि 3 कैटेगरी दी गई, सिर्फ 2 नहीं दी गई। तीसरा क्या, वैसा क्षेत्र जिसको भारत ने अधिग्रहित कर लिया हो। मान लीजिए आज प्रेजेंट की बात है, आपके पास 28 राज्य हैं, 2 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी नए राज्य को बाहर, जो भारत का हिस्सा नहीं है, और उसको भारत में मिलाना है, जैसे पौंडीचेरी को मिलाया गया, उसके बाद गोवा को मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया, बाद में मिलाया गया, तो इसके लिए तीसरी कैटेगरी रखी गई है, और वो है जो अधिग्रहण किया जाएगा भारत के द्वारा। अगर किसी का अधिग्रहण किया जाता है तो वो होगा उसका राज्य क्षेत्र। ये सारी बातें दी गई हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 क्लियर है? क्या क्या याद करना है, इसमें देश का नाम दिया गया है, जो कि 2 नाम है, भारत और इंडिया दोनों। दूसरा, जो भी हमारा राज्य क्षेत्र होगा, जितने राज्य होंगे और यूनियन टेरिटरी होंगे, उनका एक जगह नाम लिखा जाएगा और उस शेड्यूल का नाम है फर्स्ट शेड्यूल। तीसरा क्या दिया गया है कि राज्य क्षेत्र में यानी टेरिटरी में शामिल क्या क्या होगा, राज्य होंगे, स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगी, और ऐसे क्षेत्र जिनको भविष्य में अधिग्रहित किया जाएगा उनको भी राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। यह है आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 की बात करते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 किन की बात करता है? बच्चों को 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और 3, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर पूछता भी ऐसा है कि 2 भी राज्यों के निर्माण से संबंधित है, 3 भी राज्यों के निर्माण से संबंधित है, तो अंतर क्या है? 2 उन राज्यों की बात कर रहा है जो भारत का हिस्सा नहीं है वर्तमान में, यानी 28 राज्य अपने पास हैं, 8 यूनियन टेरिटरी अपने पास है। इससे अलग अगर किसी राज्य को भारत में मिलाना है, यानी बाहरी राज्यों की बात करें जो देश का हिस्सा नहीं है, उसके लिए लगेगा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 किन की बात कर रहे हैं? बाहरी राज्य जो देश का हिस्सा नहीं है वर्तमान में, जो ऐसे क्षेत्र जो देश में नहीं शामिल है, उनके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जो वर्ड यूज की गई वो आपको याद करना है, क्या है? प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश यानी एडमिशन, और उनकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट। सिक्किम का मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, सिक्किम का, गोवा का, पौंडीचेरी का, तो ये सारे किसके तहत मिलाए गए? आर्टिकल 2 के तहत। एक आर्टिकल 2A भी पढ़ने को मिलेगा, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें आएगा, उसका भी जिक्र करेंगे कि 2A क्या था, जो कि वर्तमान में अभी नहीं है। तीसरी बात की जाएगी, और तीसरा है अनुच्छेद 3। यह है अनुच्छेद 3, यानी आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 3 क्या है? उन राज्यों की बात कर रहा है जो भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, यानी वर्तमान में जो राज्य है अपने पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें किसी भी तरह का चेंज करना है, किसी एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाने हैं, 3 राज्य बनाने हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देना है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, ये सारे काम कहां पे होंगे? आर्टिकल 3 में होंगे। किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये सारा काम किया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। और इसका नाम क्या है? राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का निर्माण और उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन और उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगर ये काम करना है तो आपको आर्टिकल 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है,
अगर 2000 की बात करेंगे तो 3 राज्य बनाए गए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके बाद तेलंगाना बनाया गया, जम्मू कश्मीर का 2019 का एग्जांपल आपके सामने है। तो ये सारे काम किसके तहत किए जाते हैं? आर्टिकल 3 के तहत। अब आर्टिकल 3 के बारे में आपको प्रोसीजर समझना है कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि जब बनाया गया बिहार से 3 राज्यों को, बिहार से एक राज्य बनाया गया, उत्तर प्रदेश से राज्य बनाया गया, एमपी से राज्य बनाया गया, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सबसे पहला, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। जब हम नॉर्मल बिल की बात करेंगे तो वहां बात करते हैं कि पहले राज्यसभा में पास होगा, यानी किसी भी सदन में पास होगा, राज्यसभा में, लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति के साइन कर दे जाएंगे और ये कानून बन जाएगा। लेकिन जब राज्यों के निर्माण की बात होगी तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आर्टिकल 3 के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। और इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप याद रखेंगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब राष्ट्रपति की अनुमति लेने से भी पहले, यानी बिल को पेश करने से पहले की बात है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, और बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य से जिसके बारे में बात कर रही है, मान लीजिए तेलंगाना बनाया गया, तो तेलंगाना के लिए किसके? आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश राज्य के विधानमंडल से पूछा जाएगा, बताया जाएगा उनसे कि भाई हम इस राज्य को 2 भागों में बांटना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है? सिर्फ उसकी सहमति, उसको पूछा जाएगा, उसके विचार पूछे जाएंगे। पहली बात है कि बिल को पेश करने से पहले संबंधित राज्य के क्या पूछे जाते हैं? विचार। संबंधित राज्य विधानमंडल से, संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेज दिया जाएगा विचार पूछने के लिए। अब इन विचार में आपको 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें क्या क्या हैं? जो भी विचार देगा, मान लीजिए आंध्र प्रदेश ये कह देता कि भाई मैं नहीं चाहता हूं कि राज्य, हमारा राज्य के 2 टुकड़े बनाए जाएं, वो कह सकता है, लेकिन उसकी बात को मानना या ना मानना ये पूरी तरह संसद के ऊपर निर्भर करेगा। यानी राज्य ने जो अपना मत रखा है उसको मानना या ना मानना, जरूरी नहीं कि माना जाए, अगर मान लिया जाए तो ठीक है, ना तो सिर्फ पूछ लिया जाएगा और संसद अपने अपने अनुसार राज्य में परिवर्तन कर सकती है। दूसरी आपको बात याद रखनी है कि जो राज्य अपना विचार देगा, अपना मत देगा इस बारे में कि क्या करना चाहिए, उसको निश्चित समय में देना, उसको टाइम दे दिया जाएगा कि आपके पास इतने दिन का टाइम है, इतने दिन के अंदर आप बताओ कि आपके विचार क्या हैं राज्य के बारे में। तो 2 बातें याद रखनी है कि मानना जरूरी नहीं है, राज्य ने जो मत दिया है, राज्य के मत को, राज्य के विचार को मानना बाध्यकारी नहीं है। और दूसरा, निश्चित समय में देना पड़ेगा। ये नहीं है कि भेज दिया गया, उसका जब मन करे तब दे, कई सालों तक ना करे, तो निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय के अंदर आपको अपने विचार देने पड़ेंगे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 3 आपको समझ में आया? आर्टिकल 3 के बारे में हमने क्या बात की है कि नए राज्य बनाना है या जो वर्तमान राज्य है उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। अब ये तो बात है राज्य की, मैंने आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई बदलाव करना है, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से किसी में भी चेंज करना है, तो क्या ये प्रोसीजर लगाएगा, यानी उस राज्य के पास ये भेजा जाएगा बिल? तो आपका आंसर होगा नहीं, सिर्फ राज्यों को भेजा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि सीधे संघ के अंदर आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो है केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, तो उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में संसद अपने आप ही सारे कानून बना सकती है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन में देके आपसे पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उसकी सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधित राज्य के पास बिल को भेजा जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर, और एक चीज आपको जरूर याद कर लेनी है, और वो है जब लिखा हो विधि द्वारा ऐसा कर सकता है। जब हम आगे पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन के बारे में, ये जो काम किए जा रहे हैं, यानी नए राज्यों को मिला लिया, बाहर के राज्यों को भारत में मिला लिया गया, अपने जो राज्य वर्तमान में है उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन किया गया, तो इसको हम संविधान का संशोधन नहीं मानते हैं। यानी संविधान का संशोधन हम पढ़ेंगे भाग 20 में, जिसमें आर्टिकल 368 की बात करेंगे। तो जो 4 आर्टिकल है ये इसी बात को क्लियर करता है। 4 में कहा क्या गया, दोनों बातें याद करेंगे। अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? 2 बातें इसमें कही गई हैं, और 2 बातें क्या कही गई हैं? पहला कि अनुच्छेद 2 में, यानी नया राज्य मिलाना, देश से बाहर के राज्य को जो मिलाने की बात है, और अनुच्छेद 3 में, यानी अपने जो अंदर के राज्य उनके बारे में परिवर्तन, यानी ये दोनों के बारे में जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। क्लियर है? दूसरी इसमें बात क्या कही गई है
कि जो ये सारा काम होगा ये होगा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से ये सारे काम कर लिए जाएंगे। और यहां पे आपको क्या याद रखना है, इसको अनुच्छेद 368 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब साधारण बहुमत क्या होता है, कल की क्लास में मैंने पूरा आपको समझाया है बहुमत कितने प्रकार के हैं, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है और पूर्ण बहुमत है, प्रभावी बहुमत है, कहां कहां लागू होगा ये पूरा क्लियर मैंने बताया हुआ है, आप उसको देख लेंगे वीडियो को। तो यहां पे साधारण बहुमत की जरूरत है। अब सवाल उठा 1960 की बात है, बेरूबारी एक क्षेत्र था जिनको पाकिस्तान को देना था। अब बेरूबारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस कि क्या भारत के पास यानी संसद के पास ये सारे काम कौन कर सकता है, संसद करेंगे, राज्यों के पास पावर नहीं है। नए राज्यों की एंट्री करने की, नए राज्यों की स्थापना करने की, निर्माण करने की सारी पावर किसके पास है, भारतीय संसद के पास है। अब सवाल उठा कि क्या भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश को या किसी भी एक क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप दे। तो बेरूबारी केस आया, इसको भी आपको याद कर लेना है। और बेरूबारी केस 1960 का बेरूबारी केस है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बेरूबारी केस यानी ऐसा कोई मामला है कि दूसरे देश को देना है कोई क्षेत्र, अगर दूसरे देश को कोई क्षेत्र सौंपना है तो इसके बारे में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम करने के लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। ये सारे काम तो साधारण विधि से हो रहे हैं, यानी संसद सिंपल मेजोरिटी से काम कर दे रही, संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मामला आ जाए किसी राज्य को दूसरे देश को देने की जरूरत पड़ जाए तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वो भी आर्टिकल 368 के तहत। ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया तो याद रख लेंगे। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 368 यानी संविधान में संशोधन, संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अब एक और मामला आता है इसी के 9-10 साल के बाद, यानी 1969 की बात है। अब प्रॉब्लम हुई और केस तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप जानते ही हैं। वहां पे गया कि अगर सीमा विवाद है, यानी क्षेत्र देना नहीं है लेकिन सीमा पे विवाद है, उसको एडजस्ट करना है, तो क्या इसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही टाइम लगेगा उसमें। तो क्या उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये दो डिसीजन आपको याद करने हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर सीमा विवाद को सुलझाना है, शांति व्यवस्था बनानी है देश में, सीमा विवाद सुलझाने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये काम कार्यपालिका आदेश से किया जा सकता है। तो आपको यह भी याद रखनी है कि अगर सीमा विवाद है, सीमा का निर्धारण करना है, सीमा विवाद समाप्त करने की अगर बात है तो यहां पर 368 नहीं लगेगा, बल्कि ये कैसे कर सकते हैं, कार्यपालिका आदेश से। कार्यपालिका आदेश के माध्यम से सरकार ये काम कर सकती है। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। आर्टिकल 4 में हमने क्या क्या पढ़ा है, आर्टिकल 4 में पढ़ा कि 2 और 3 में जो भी काम किए गए हैं वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, वो सामान्य विधि माना जाएगा, यानी संसद सामान्य विधि से ये काम कर रही है। दूसरा, जो ये संशोधन करना है 2 और 3 में, वो साधारण बहुमत से होगा, उसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। फिर 2 केस मैंने आपको बताया, एक बेरूबारी केस और दूसरा एक केस आया 1969 का केस। उस दोनों की बात करने की, अगर किसी को क्षेत्र देना है, यानी भारत किसी दूसरे देश को अपने देश का कोई क्षेत्र सौंप रहा है, तो वो सिंपल नहीं सौंप सकता कि मन किया तभी कर दिया गया ऐसा, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर सीमा का विवाद है उसको सुलझाने का काम करना है तो ऐसा किया जा सकता है साधारण यानी सिंपल कार्यपालिका आदेश से। अब इसके बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास भी जितने सवाल होंगे उनको लगाकर देखेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आपको टेलीग्राम का चैनल पता है, आप वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन जहां भी आए, पूरे आईएएस के, स्टेट पीसीएस के सारे क्वेश्चन बना के आप देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी पहले भाग से संबंधित। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आया होता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आईएएस 2017 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत एक क्या है, राज्यों का महासंघ है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, या एकात्मक राज्य है। तो अभी हमने बात की भारत क्या है, राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। और इसका मतलब भी मैंने आपको भी समझाया कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, और किसी समझौते के तहत हमारा देश नहीं बना है, बल्कि देश पहले है, राज्य बाद में बनाए गए, वो भी प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3, यानी राज्य
राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है? और ये पूछा गया बिहार में 64वीं बीपीएससी में 2018 का सवाल है कि किसी राज्य का अगर नाम बदलना है तो ये किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है। अभी हमने पढ़ा किसी राज्य का नाम बदलने के लिए अनुच्छेद क्या लगेगा, अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तीसरा आपको बताया सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस अनुच्छेद के तहत बना, एमपी में पूछ लिया गया। मध्य प्रदेश पीसीएस का सवाल है कि सिक्किम को जब भारत का हिस्सा बनाया गया, अब सिक्किम के बारे में खूब सारे सवाल बनेंगे क्योंकि गोवा को मिलाया गया, सीधा मिला दिया गया, पुडुचेरी को मिलाया गया, सीधा मिला दिया गया। लेकिन अगर सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन क्यों बनते हैं, सिक्किम को सीधा भारत में नहीं मिलाया गया, पहले अधिराज्य का दर्जा दिया गया, यानी कुछ ही हिस्से ऐसे, कुछ ही भाग ऐसे थे, सब्जेक्ट ऐसे थे जो भारत के पास थे, बाकी सारा ऑपरेट कर रहा था सिक्किम। तो उसके लिए संविधान में एक आर्टिकल अलग से जोड़ा गया था जो अभी नहीं है, उसका नाम था 2A। 2 हमने पढ़ा कि बाहर के राज्यों को भारत में मिलाना है, और 2A अलग से निर्माण किया गया क्योंकि वो मिलाया भी नहीं गया था और वो अंदर का भी राज्य नहीं था, तो 2A लिखा गया जब सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा दिया गया, यानी सारी पावर भारत के पास नहीं है, कुछ पावर थी जो कि भारत के पास थी, तो उसके लिए बनाया गया आर्टिकल 2A। तो ये आप याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्ण राज्य के रूप में कब मिलाया गया तो कब कौन सा अनुच्छेद यूज होगा आपका, 2A। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा गया है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया। क्या पूछा गया है, पूर्ण राज्य। अगर ये पूर्ण राज्य हटा दिया जाता, सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया, तो आपका आंसर आता अनुच्छेद 2A। लेकिन यहां क्या दे दिया गया, पूर्ण राज्य, तो पूर्ण राज्य किसी को भी आर्टिकल 2 के तहत ही बनाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, अनुच्छेद 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आईएएस में पूछा गया 2013 के एग्जाम में, और वो क्या, यदि भारत में किसी राज्य का नाम बदला जाना हो, यानी भारत के किसी राज्य का नाम चेंज करना है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है या कौन सी है जो गलत है। पहले देखेंगे, संसद में इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश लेनी पड़ेगी, तो यह आंसर बिल्कुल सही है। क्या लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी पे जाते हैं, संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति आवश्यक नहीं है। दूसरा क्या दिया, संबंधित राज्य ने जिस राज्य का नाम बदलना है उसकी जो भी सलाह दी गई उसको मानना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल मैंने बताया है, उससे राय जरूर ली जाएगी, उसका मत जाना जाएगा, लेकिन उसको मानना या ना मानना संसद के ऊपर निर्भर करता है, आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, संसद में यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो सकता है। बिल्कुल विशेष बहुमत की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए कैसा बहुमत चाहिएगा, साधारण बहुमत। तो आपका आंसर क्या आएगा, A, B, C तीनों सही हैं। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आईएएस में जो पूछे गए हैं। एक दिया गया, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, और यूपी पीसीएस 2019 का सवाल है, आपको क्या बताना, भारतीय संघात्मक व्यवस्था जिसकी संघ की हमने अभी बात की, उसके बारे में कौन सा सवाल सही है। पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा कंफ्यूजन वाला भी था उस टाइम जब आया था, बड़ी बहस भी हुई इसके बारे में। क्या दिया गया, पहला तो स्टेटमेंट सही दे दिया, इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, हमने पढ़ ही लिया है कि किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को, यूनियन टेरिटरी को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब दूसरी लाइन दे दी कंफ्यूज करने वाली, क्या है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यानी क्या कहना चाह रहा है कि कोई राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तो कह सकता है क्योंकि उसके पास तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी बोलने की आजादी उसके पास है। तो नॉर्मल अगर डिटेल से आपने नहीं पढ़ा है तो आप दोनों को सही करके आएंगे, हाँ भाई बात तो सही कर रहा, बोलने की आजादी है। लेकिन जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो उसमें साथ में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जहां पे आपके बोलने की आजादी प्रतिबंधित है, और उसमें आपको पढ़ना है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी जहां पर राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो वहां पर आपको बोलने की आजादी नहीं दी जाएगी। यानी किसी राज्य ने अगर कह भी दिया कि मैं तो भाई भारत से अलग होना चाहता हूं, तो उस पर चलेगा देशद्रोह का आरोप। तो ये दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ऐसा कहना भी जुर्म माना जाएगा, इस पे किसी भी तरह की आजादी नहीं दी जाएगी आर्टिकल 19 के तहत भी। तो क्लियर रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल था। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, और वो पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, और क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों का निर्माण अगर लिख दिया तो इसका मतलब हम किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 3 की। ऐसे शब्द देखते हैं आपको पता चल जाना चाहिए कि किस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो आंसर आपका सही मिलेगा। नए राज्यों के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, यानी आर्टिकल 3 की बात करें, 3 में क्या लिखा हुआ है, ये सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हमें देखना कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है,
बिल्कुल सही बात है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नए राज्यों के निर्माण की पावर किसके पास है? संसद के पास है, विधान राज्यों के पास है, या संसद और राज्य विधान दोनों के पास है? तो आपको सिर्फ एक ही आंसर याद रखना है, नए राज्यों के निर्माण या प्रवेश की जो शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी संसद के पास ही ये पावर है। इस प्रकार की विधि में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। दूसरा बात क्या कही गई है कि अगर नया राज्य बनाया जाता है तो इससे संविधान की 2 अनुसूचियों में, 2 शेड्यूल में, 12 शेड्यूल हैं, उसको हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको उसमें क्या क्या लिखा गया है। कुल 12 अनुसूचियां लिखी गई हैं। और ये दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब भी नया राज्य बनेगा तो 2 ऐसी लिस्ट हैं, 2 ऐसी शेड्यूल हैं, 2 ऐसी अनुसूचियां हैं जिनमें चेंज हो जाएगा। और वो कौन कौन सी बताई है? एक है पहली और दूसरी है चौथी। तो पहली के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। पहली क्या है? पहली अनुसूची में लिखा गया है कि ये राज्य है, इसका इतना क्षेत्रफल है, ये यूनियन टेरिटरी है, इसका इतना क्षेत्रफल है, यानी राज्यों की डिटेल लिखी हुई है कि हमारे देश के पास कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो पहली तो क्लियर है। जब चेंज होगा, मान लो 28 राज्य है और 29वां राज्य बना दिया जाए किसी को काट कर, तो आपका चेंज तो होगा, उसमें एक लिखना पड़ेगा आपको कि 29वां भी हो गया। तो पहली अनुसूची में आपका बदलाव हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथी अनुसूची में कैसे बदलाव होगा? चौथी अनुसूची किससे संबंधित है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितने सदस्य भेजने का अधिकार है, यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, किस राज्य को राज्यसभा में कितने मेंबर भेजने हैं, ये बात लिखी हुई चौथी अनुसूची में। जब कोई नया राज्य बन गया, यानी तेलंगाना राज्य बना, तेलंगाना राज्य के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये तो भाई लिखना पड़ेगा ना। और जब आप लिखेंगे चौथी अनुसूची में तो बदलाव होगा। तो दोनों बातें सही है कि जब भी नया राज्य बनाया जाएगा तो पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में, और चौथी अनुसूची में यानी बदलाव होगा, इनके अंदर चेंज होगा। तो आपको दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन समझा जाएगा। अब यही पे आके मामला अटकेगा अगर आपने डिटेल से नहीं पढ़ा है कि भाई संविधान में तो बदलाव हो ही गया है, चेंज होगा तो संविधान में बदलाव होगा, अनुसूचियों में बदलाव हो गया, संविधान में बदलाव हो गया। क्या लिख रहा है? 368 के तहत संविधान का संशोधन समझा जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हमने अभी आर्टिकल 4 में पढ़ा था और आर्टिकल 4 बिल्कुल क्लियर लिखता है कि 2 और 3 के तहत की गई जो भी कार्रवाई है संसद की, उसको संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बिल पहले संबंधित राज्य विधान मंडल को भेजा जाएगा। ये पूरा डिटेल दिया मैंने, शॉर्ट करके इसको लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई भी बिल है, यानी राज्य का नाम बदलना, नया राज्य बनाना, सीमा में परिवर्तन करना है, तो उस बिल को राज्यसभा या लोकसभा में पेश करने से पहले उस राज्य के पास भेजा जाएगा जिस राज्य से संबंधित ये मामला है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले राष्ट्रपति की पूरी अनुमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति भेजेंगे राज्यों के पास, और राज्यों को टाइम दे दिया जाएगा कि इतने समय में आप अपना मत बताएं। जब वापस आ जाएगा उसी के बाद इसको किसी भी सभा में, राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमारे पास भेज देंगे।